प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम भारतीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने अब तक यह अध्ययन किया है कि भारतीय संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के संगठन, संरचना, कार्य एवं शक्तियों के बारे में इससे पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर लिया गया है और आज हम लोकसभा की संरचना, संगठन, कार्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संसद का लोकप्रिय या द्वितीय सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। यह संसद का निम्न या लोकप्रिय सदन है। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है और इन प्रतिनिधियों को एमपी के नाम से जाना जाता है, सांसद के नाम से जाना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक निर्धारित समावधि पर चुनाव होते हैं और चुनाव में जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाता हैं वो मतदान करते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो पूरा देश है वो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और इस तरह से वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चयन किया जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या निरंतर परिवर्तित होती रही है। वर्तमान में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं तथा 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इस तरह से लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है, जिसमें 530 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और 20 केंद्र शासित क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों से और 2 आंगल समुदाय के सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो इस तरह से अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 तो विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो सदस्यों का वितरण है अलग अलग राज्यों में वो जनसंख्या के अनुपात में किया गया है, जिसमें सबसे अधिक जो सदस्य संख्या लोकसभा की है वो उत्तर प्रदेश से है, जिससे 80 सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में आते हैं। उसके बाद जो संख्या है वो महाराष्ट्र की पड़ती है, 48 सदस्य महाराष्ट्र से आते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश से 42 सदस्य आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में ये आप तालिका में देख रहे हैं इनका वितरण किया गया है। अलग अलग राज्यों से लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, सीटें हैं, वो जनसंख्या के अनुपात में बटी हुई हैं और राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 है। इसके अलावा ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये सदस्य संख्या वितरित की गई है और इसमें लोकसभा के सदस्यों का जो वितरण पुनर्सीमांकन किया गया है वो 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया है। तो इस तरह से हम इनका वितरण देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करेगा। 84वें संविधान संशोधन के आधार पर लोकसभा में कुल स्थानों व राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय किया गया है। अर्थात अब जो लोकसभा में राज्यों के अनुसार प्रतिनिधित्व की संख्या है
वो 2026 तक स्थायी रहेगी। इसका प्रावधान 84वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और पहले जो आधार माना जाता था वो 1971 की जनगणना को आधार माना जाता था, जबकि अब जो पुनर्सीमांकन है वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक जो सदस्य संख्या है, विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व है, सीमांकन है, वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा और 2026 तक वही सदस्य संख्या रहेगी जो 2001 की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है। सदस्यों की जहां तक योग्यता का प्रश्न है, उसका प्रावधान संविधान में किया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। उपयुक्त योग्यताओं के अतिरिक्त संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा सदस्यों के लिए कुछ अलग योग्यताएं निश्चित की हैं कि जैसे पहली जो अलग योग्यताएं हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों से संबंधित जाति जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। यानी जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं उसमें अनुसूचित जाति का ही होना चाहिए, और जो स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं उनमें जनजाति का सदस्य ही होना आवश्यक है। असम की जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान के लिए उम्मीदवार बनने हेतु उसी जनजाति का होना तथा उसी संसदीय क्षेत्र या जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। असम में एक अलग प्रावधान किया गया है क्योंकि वहाँ असम की जो जनजाति है उसकी बहुलता है, और उसके लिए तय किया गया है कि जो जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान है वह उसी जनजाति का होना चाहिए जिस जिले में वो जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, और उसी संसदीय क्षेत्र या जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। निर्वाचन संबंधित अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा जीवन भर या निश्चित समय के लिए आयोग घोषित किया जा सकता है। किसी अपराध में 2 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त न हो और उसे जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। यानी ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी अपराध में 2 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त है तो अयोग्य हो जाता है, और ऐसी स्थिति में 2 वर्ष से कम है लेकिन उसे जेल से छूटे हुए 5 वर्ष से अधिक समय होना चाहिए। तो ये योग्यताएं भी निश्चित की गई हैं। जनप्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने 31 मार्च 2003 को निर्देश जारी किया है कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसे अपने आपराधिक मामलों तथा स्वयं या पति पत्नी या उसके आश्रितों के नाम चल व अचल संपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना है। अपने बकाया उत्तरदायित्वों, विशेषकर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं या सरकार का कोई बकाया हो तो उसका विवरण देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो 31 मार्च 2003 को चुनाव आयोग ने एक निर्देश पत्र जारी किया, और निर्देश पत्र के माध्यम से ये कहा गया कि जो भी राज्यसभा, लोकसभा या विधान परिषद के लिए जो नामांकन भरेंगे उम्मीदवार, उनको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसमें अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा ब्यौरा देना होगा, अपने स्वयं के नाम या अपने आश्रितों के नाम जो चल अचल संपत्ति है उसका विवरण देना होगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक हैं, इनके अगर उसके कोई बकाया है तो उस बकाया की भी जानकारी यानी ऋण की भी जानकारी उनको देनी पड़ेगी। साथ ही अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख करना भी होगा। तो इस तरह से इस प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। जहाँ तक कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब तक संसद के इतिहास में, लोकसभा के इतिहास में 9 बार ऐसा हुआ है जब उसको समय से पूर्व भंग किया गया था। सबसे पहले 1970 में, फिर 77,
79, 84, 89, 91, 97, 99, 2004 में लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है। संकट काल की स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो अधिकतम एक बार में 1 वर्ष होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो ये उसके कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब तक 9 बार ऐसा किया जा चुका है। इसके अलावा संकट काल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, जो अधिकतम 1 बार में 1 वर्ष होती है, और ऐसा 1976 में 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2 वर्ष तक के लिए लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा चुका है। लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और स्थगित किया जा सकता है। लोकसभा की एक बैठक और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। तो ये इस तरह से लोकसभा के अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा तो बुलाए जाते हैं, और पहली और अंतिम तिथि के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों की जो गणपूर्ति है और कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। तो ये प्रावधान किए गए हैं। जहाँ तक विशेषाधिकार का मामला है, संसद सदस्यों को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे संसद के नियमों व आदेशों का पालन करते हुए उन्हें सदन में भाषण की असीमित स्वतंत्रता प्राप्त है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और पश्चात किसी भी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है, परंतु फौजदारी विषयों के संबंधित अपराधों में उसे बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी सूचना तुरंत अध्यक्ष को देना आवश्यक है। सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 106 में कहा गया है, संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य को ऐसे वेतन भत्ते प्राप्त करने का अधिकार है जिन्हें वह समय समय पर निर्धारित करे। संसद सदस्यों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। जहाँ तक लोकसभा के पदाधिकारियों का बात है, अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पास भेजता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के पास भेज सकता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष नवीन लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर कार्य करता है। तो इस तरह से ये लोकसभा के गठन की प्रक्रिया थी, संरचना थी, जिसके बारे में इस वीडियो में अपन ने अध्ययन किया है।